बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने दो शेयर करनी है, बल्कि दो ब्रेकिंग न्यूज़ हैं। वही दो ब्रेकिंग न्यूज़ जिन दो ब्रेकिंग न्यूज़ ने इमरान खान को ब्रेक कर दिया। वो दो ब्रेकिंग न्यूज़ जिन दो ब्रेकिंग न्यूज़ ने इमरान खान की बकरी बिठा दी, बट्ठा बिठा दिया। उन दो ब्रेकिंग न्यूज़ ने झूठियों की चीखें मरीख तक पहुंचा दी और उन दो ब्रेकिंग न्यूज़ ने यूथियों पर बिजली गिरा दी। ये वो दो ब्रेकिंग न्यूज़ हैं जो रात गए आई हैं, जो अब तकरीबन कंफर्म हो चुकी हैं। वैसे तो पाकिस्तान की सियासत, अदालत, किसी चीज़ की कोई कंफर्मेशन नहीं होती, चंद घंटों में भी सीन बदल जाता है, लेकिन अब तक जो कंफर्मेशन हुई है इसके मुताबिक इन ये दो ब्रेकिंग न्यूज़ आई हैं और इन दो ब्रेकिंग न्यूज़ ने बहुत बुरी खबर दी है तहरीक इंसाफ को। उनकी तमाम उम्मीदें अब डूब चुकी हैं। अब सुबह क्या होने वाला है यही आपके साथ डिस्कस करना है। आप जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कीजिए जनाब, जहां घंटी का निशान बना उसे प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली ब्रेकिंग न्यूज़ टाइप वीडियो आप तक पहुंचती रहे, आप उसे मिस ना करें। और हमारे वाटर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, अल्लाह के करम और आपके ताउन से चल रहे हैं। अपने मरहुमीन के इसाले सवाब के लिए प्यासों को न भूलिए, प्यासों के लिए एक वाटर प्रोजेक्ट ज़रूर लगवाइए। अब आ जाइए कि वो दो ब्रेकिंग न्यूज़ क्या है। पहली, बिजली तो उस वक़्त गिरी कि जब तहरीक इंसाफ के वफद ने फिर मौलाना फजल रहमान साहब के दर पे हाज़िरी दी। ठीक, अच्छा, वहाँ से वो नाकाम लौटे। ज़राए बता रहे हैं कि उस वक़्त मौलाना फजल रहमान साहब किसी कुछ और मेहमानों के साथ मसरूफ़ थे। अब इनको पता चल गया भाई यार ये तो मामला गड़बड़ हो गया है। अब फिर से वो जनाब उन्होंने कहा कि मौलाना साहब का हमें उम्मीद है कि वो हमारा साथ देंगे, लेकिन वहीं से वो लौट आए, वापस लौट आए। ठीक हो गया। और ये एक ऐसी उम्मीद थी उनकी कि अगर मौलाना फजल रहमान साहब हमारा साथ देते हैं तो फिर कुछ नहीं हो सकता, ये कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आज काले भोनों ने फिर सहूलतकारी की। उन्होंने वो फैसला तो नहीं लिखा कि हमारी छुट्टियां हैं, छुट्टी के वक्त उन्होंने, छुट्टी के दिन उन्होंने सहूलतकारी कर दी। और उनका ये आखिरी हरबा था, वो तड़पना फुड़कना, वही होता है ना, ठीक है ना, वो उस तरीके से, वो ज़ाहिर है अपना उस तरीके से वो तड़प रहे थे। अब उन्होंने जो फैसला, तो इसका क्या मतलब है कि इलेक्शन कमीशन मान लेगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। अब तो तब्दीली हो चुकी है, अब तो कानून तब्दील हो चुका है। अब तो आपको पता है, आपको को उन्होंने इलेक्शन लॉज तब्दील कर दिए हैं पार्लियामेंट ने। इलेक्शन कमीशन उनको कहेगा कि सर आपका हुक्म सर आंखों पर, लेकिन माई लॉर्ड अब तो कानून तब्दील हो चुका है। आपने फैसला दिया पुराने कानून के तहत, अब तक तब्दील हो चुका है कानून, तो अब हम इसका क्या करें? और अब इंकशाफ हुआ है, बहुत सारे ज़राए इंकशाफ कर रहे हैं कि भाई अब जो सूरत हाल है, इस सूरत हाल के मुताबिक जो इलेक्शन कमीशन के अंदर जो सर्टिफिकेट जमा हुए, जो दस्तखत हुए, कुछ दस्तखत बहुत सारे जाली हैं, जाली दस्तखतों के साथ वो सर्टिफिकेट जमा हुए हैं। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कह रहा है कि जी हमने तो अभी तक तहरीक इंसाफ का जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन है वो ठीक नहीं माना, तो हमने फिर ये अपना उमर अयूब को और बैरिस्टर गौहर को, इनको हमने कैसे चेयरमैन और सेक्रेटरी जनरल मान लिया है। तो ये भी वो कहते हैं कि काले भोनों ने गलत कहा है। अच्छा, अब आ जाएं दूसरी ब्रेकिंग पर। और दूसरी ब्रेकिंग ये है कि कल हुकूमत तरामीम करने जा रही है। ठीक है। और सबसे इसमें सबसे बड़ी निकलने वाली ब्रेकिंग ये है कि चीफ जस्टिस को एक्सटेंशन नहीं मिल रही। चीफ जस्टिस अपनी मुद्दत पूरी करके अक्टूबर में रिटायर हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, ये क्यों, ये ऐसा क्यों हुआ है? बताया जा रहा है कि मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा है कि जी चीफ जस्टिस को आप एक्सटेंशन ना दें। यही बताया जा रहा है कि ये मौलाना साहब का मुतालबा था कि आप किसी भी जज को एक्सटेंशन ना दें, किसी की भी उम्र ना बढ़ाएं। मतलब ये कि जी चीफ जस्टिस को एक्सटेंशन ना दें, क्योंकि बाकी जजों को भी मिलती तो फिर चीफ जस्टिस साहब को भी मिलती। ठीक है। अच्छा, मौलाना फजल रहमान साहब ने असम्बली में एक तकरीर भी की। उन्होंने कहा कि हम जब जर्नैलों की एक्सटेंशन के ख़िलाफ़ हैं तो फिर जजों की भी एक्सटेंशन के ख़िलाफ़ हैं,
ایک ہی فارمولہ ہے کہ جب ہم جرنیلوں کی ایکسٹینشن کے خلاف ہیں تو یہ البتہ اور بات ہے، میری آپ کو پتہ ہے مولانا صاحب کے ساتھ بہت احترام کا اور بہت ہی نیاز مندی کا تعلق ہے اور بہت ہی احترام اور پیار کا تعلق ہے تو میں اب یہ بھی سوچ رہا تھا بھئی یار تھوڑے عرصے تک کسی اور کی ایکسٹینشن بھی آنی ہے، تو کیا تب بھی مولانا صاحب یہی حکومت سے مطالبہ کریں گے؟ اور پھر دوسرا اسی کے ساتھ سوال کہ کیا تب بھی حکومت مان جائے گی فوری طور پہ مولانا صاحب کا مطالبہ؟ آپ سمجھ تو آ گئی ہوگی آپ کو، ٹھیک ہو گیا نا؟ یار مقصد کہنے کا یہ ہے نا کہ ہم ہیں بڑی کھلی ڈلی بات کرنے والے بندے، میں ملنگ سا فقیر سا بندہ ہوں، میں لگی لپٹی تو رکھتا نہیں ہوں، تو خیر میں اب دیکھوں گا کہ اس کے بعد وہ جو ایکسٹینشن اگلی آتی ہے اس کا کیا بنے گا۔ کیا یہ ایکسٹینشن صرف مولانا صاحب کا مطالبہ تھا کہ چیف جسٹس کو نہیں دینی، یا کسی اور کا بھی تھا کہ بس ٹھیک ہے اتنے تک ہی کافی ہے، کہیں ایسا نہ ہو پرسوں ترسوں پھر تنگ کرنے لگ جائے؟ خیر، اسلام آباد دوسری آئینی ترمیم، اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی روٹیشن ہوگی، باقی جو صوبے ہیں ان کی روٹیشن تو ہوتی رہتی ہے، یعنی لاہور والا کبھی ملتان بینچ تو کبھی ملتان، کبھی لاہور والا وہ پنڈی بینچ، تو ان کی روٹیشن تو ہوتی رہتی ہے۔ خیبر پختونخوا میں پشاور کبھی تو کبھی مردان تو کبھی ڈیرہ اسماعیل خان، تو اسی طرح سندھ میں بھی کبھی سکھر تو کبھی یہ تو حیدرآباد وغیرہ، یہ ادھر ادھر ٹھیک ہو گیا، جاتے رہتے ہیں۔ اچھا لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز ادھر ہی بیٹھے ہوں گے۔ اب ہم کبھی سنیں گے کہ جناب عزت مآب بابر ستار صاحب وہ ڈیرہ اسماعیل خان بینچ، پشاور ہائی کورٹ کے ڈیرہ اسماعیل خان بینچ میں گئے ہیں؟ کبھی ہم سنیں گے کہ جناب عزت مآب کون سے جعلی ڈگری والے جج طارق جہانگیری صاحب، طارق محمود جہانگیری صاحب، وہ جناب وہ چلے گئے بلوچستان کے کسی شہر، ٹھیک ہے نا؟ تو کبھی ہم یہ تو یہ روٹیشن اسی طریقے سے مطلب ہے کہ پلٹنا جھپٹنا، یہ لہو گرم رکھنے کا بہانہ یہ ہے، ٹھیک ہو گیا نا؟ اس کے بعد ایک اور ترمیم ہے جو چیف جسٹس جو ایک ہے جو چیف جسٹس ہوگا، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف سے آئی ہے، اور یہ ہے کہ 5 سینئر ججز کے پینل سے ایک چیف جسٹس چنا جائے گا۔ 5 سینئر ججز کا پینل آئے گا جناب وہ حکومت کے پاس، اور وزیر اعظم صاحب اس میں سے چنیں گے یا کو کمیٹی چنے گی، ٹھیک ہو گیا نا؟ تو خیر اب یہ ضروری نہیں ہوگا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جب اکتوبر میں ریٹائر ہو رہے ہیں تو اگلا چیف جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہوں گے، ٹھیک ہو گیا نا؟ یہ ضروری نہیں ہو بھی سکتے ہیں اگر حکومت چن لے تو، لیکن 5 ججز کے پینل میں سے جو سینئر موسٹ ہوں گے انہی میں سے حکومت چنے گی۔ تو پتہ نہیں اب کیا کہہ سکتے ہیں کون ہوگا چیف جسٹس جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے بعد۔ پھر اس کے بعد سب سے بڑی جو یہ ترمیم ہو رہی ہے وہ میثاق جمہوریت یا چارٹر آف ڈیموکریسی کے تحت وہ یہ ہو رہی ہے کہ آئینی عدالت کا قیام ہو رہا ہے، ٹھیک ہو گیا جناب؟ آئینی عدالت کا، ٹھیک؟ اچھا، آئینی عدالت جو ہوں گے نا کیسز آئین سے متعلق، یہ جو روز ہی سیاسی اکھاڑا بنا ہوا ہے، سپریم کورٹ میں کیسز لاکھوں کی تعداد میں پہنچ تک 55 ہزار کیسز تو ہو گئے ہیں نا، ہر ہائی کورٹ میں لاکھوں کی تعداد میں یہ کیسز ہیں، پتہ نہیں کتنے لاکھ پاکستان میں پینڈنگ ہیں۔ پھر آپ نیچے کی عدالتوں میں چلے جائیں، اس میں ایک چیز، ایک فیکٹر کا سب سے بڑا رول ہے، اور وہ رول ہے کہ یہ سیاسی کیسز۔ اصل میں مسئلہ پتہ کیا ہے، جب یہ سیاسی کیسز جاتے ہیں نا تو کیمرے کی آنکھ ادھر ہی ہو جاتی ہے، سیاسی آئینی جو بھی یہ کیسز ہیں نا، کیمرے کی آنکھ ادھر چلی جاتی ہے، اور جب وہ کیمرے کی آنکھ، تو میں معذرت کے ساتھ کہوں گا بہت سارے کالے بھونڈ کیمرہ ایڈکٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ وہ خود یوں سمجھ لیں کہ خبریں لگواتے ہیں مبینہ طور پر۔ اب جو آئینی اور سیاسی کیسز ہوں گے نا وہ اس آئینی سپریم کورٹ میں جائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ آئینی کورٹ ہوگی وہ اس میں جائیں گے، اس کے 5 جج ہوں گے، ایک چیف جسٹس اور 4 دوسرے، تو جو ان ساروں کو حکومت لگائے گی، چیف جسٹس کو بھی جو اس آئینی عدالت کا چیف جسٹس ہوگا اور باقی بھی، لیکن لگائے گی سپریم کورٹ کے ججز میں سے، ٹھیک ہو گیا نا؟ سپریم کورٹ کے ججز میں سے چن کے لگائے گی، ٹھیک؟ اب پھر سپریم کورٹ باقی کیسز سنے گی، ٹھیک ہے؟ میں تو کہتا ہوں اب یہ اس کے
मज़ीद प्रॉस एंड कॉन सामने आएंगे, मज़ीद चीज़ें, लेकिन मैं तो कहता हूँ इसको अपील का हक भी नहीं होना चाहिए, इधर ही ख़त्म होना चाहिए, ऊधम मचाया हुआ है, ठीक हो गया ना। और आखिरी एक तरमीम हो रही है कि आइनी तरमीम जिसके ज़रिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की तैनाती के लिए जुडिशल कमीशन और पार्लिमानी कमेटी को इकट्ठा किया जाएगा। यानी अब तो ये होता है ना कि जुडिशल कमीशन पहले जज चुन लेती है, फिर पार्लिमानी कमेटी वही उसी की अप्रूवल दे देती है। नहीं, अब जो जजेस चुनने का पहला मरला होगा ना, पहला मरला वो यही होगा, पहला मरला कि जुडिशल कमीशन और पार्लिमानी कमेटी हो जाएगी इकट्ठे। अब इकट्ठे मिलके ये जज चुनेंगे। अब समझ आ गई। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ कि मेरा सोर्स क्या है, जो मुझे सबसे ज़्यादा पता चला कि जी वाकई ये दोनों ब्रेकिंग न्यूज़ ठीक हैं। खैर, मौलाना साहब वाली ब्रेकिंग न्यूज़ का तो वैसे ही पता चल गया। ये मुझे पता चला कि यार, मैंने कहा कि ये कैसे हो सकता है कि अभी थोड़ी देर पहले शाम तक भी कोई पता नहीं था और जनाब ये अब तरमीम करने लगे हैं और ये वो। अल्लाह जानता है, मैंने ना किसी से कंफर्म किया, नहीं कि ये ख़बरों में देखा, सोशल मीडिया पे देखा, कुछ दोस्तों से पता किया, ठीक हो गया ना, बाकी किसी ज़रिए से नहीं, क्योंकि ऐसे शुरली नहीं छोड़नी, अल्लाह को भी जवाबदेह होना है। मुझे जहाँ से पता चला ना, ये जो मालशिया पालशिया यूथिए इमरानडू, जो सहाफ़ी, जो FFL यूट्यूबर, जो इस तरह के मालशिया पालशिया यूथिए रिपोर्टर, उनका जब मैंने तड़पना देखा है ना, जब उनको आग लगती देखी है, जब उनके ट्वीट्स देखे हैं, जब उनकी बेचैनी और परेशानी देखी है, जब उनका तड़पना और उठना बैठना देखा है, जब मैंने देखा है कि ये बेचारे तो तहरीक इंसाफ वालों से भी ज़्यादा परेशान हो गए हैं, तब यार यकीन करें, अल्लाह की कसम मुझे पक्का यकीन हो गया है कि कल तरमीम आ रही हैं और कल तरमीम हो रही हैं और बिल्कुल उनके पास तादाद पूरी हो गई है। जब मैंने यूथियों को इस कदर बेचैन और इस कदर तबाह बर्बाद होता हुआ देखा है, ये खुद अपने उनके ट्वीट्स बता रहे हैं, मैंने बाकी किसी बड़े ज़रिए से पता नहीं किया। मैंने कहा पता करने की ज़रूरत ही मुझे नहीं है, ठीक हो गया ना। मैंने जब यूथियों को इस तरह बेचैन देखा है तो मैंने कहा अब पक्का इनको भी जब कन्फर्म हो गया है ना, अब ना अमेंडमेंट्स रुकती हैं। अब उधर से मुझे पता चला कि जनाब मौलाना साहब भी उनके साथ हैं। अब देखिए कि सूरत हाल क्या होती है। लेकिन एक ख़बर मैंने आप तक ज़रूर पहुंचानी है यार, वो आप ख़बर देखेंगे ना, आपके 14 तबक रोशन हो जाएंगी। ये ख़बर आपके सामने आ गई है कि हुकूमत पंजाब का सहाफ़ियों और मीडिया वर्कर्स को मुफ्त प्लाट देने का ऐलान। क्या बात है, जज़ाकल्लाह, माशाअल्लाह, ठीक है ना। अब मैं ये पूछ सकता हूँ कि इन्होंने कौन सा ऐसा तीर मारा है कि जो जिस तरीके से भाई इनको मुफ्त प्लाट दिए जाएंगे सहाफ़ियों को, चाहे वो कोई भी हो, ठीक हो गया ना। इन्होंने तीर कौन सा मारा है भाई? मेरी अपनी बरादरी में बहुत सारे लोग खफा भी हो जाएंगे, ठीक हो गया। लेकिन मैं सिर्फ पूछना चाह रहा हूँ, मुझे जिस कौम के पास खाने का ना हो ना कुछ, इधर उधर प्लाटों की तकसीम और गाड़ियों की तकसीम और ये वो, मैं वो वाला बंदा तो हूँ नहीं कि मैंने कहा कि जनाब मैंने हर सूरत किसी एक जमात को सपोर्ट करना है या मैंने हर सूरत किसी एक हुकूमत को सपोर्ट करना है। नहीं, जो भी गलत करेगा उस पर तनकीद तो होगी डेफिनेटली। तो मुझे समझ नहीं, उस दिन सहाफ़ियों को अली अमीन गंडापुर ने, वो यानी गुंडापुर ने बहुत गालियाँ दी और बहुत लानतें भेजी और बहुत मतलब उनको बिकाऊ माल कहा, यहाँ तक मुहावरे बोले कि मैनू नोट विखा मेरा मूड बने वगैरह वगैरह, ठीक हो गया ना, इस तरह का। वैसे यार आपको मैं दिल की बात बताऊँ, मैं मुनाफिक आदमी तो हूँ नहीं, अल्लाह ने मुनाफिकत जैसी बीमारी मुझ में रखी नहीं है इंशाअल्लाह। हसद तासब वाली कोई भी नहीं, मैं तो बड़ा मलंग सा फ़कीर सा बंदा हूँ, मैं मुनाफिकत तो करूँगा नहीं। लेकिन जब वो गालियाँ दे रहा था ना, मैं बड़ा खुश हो रहा था। मैंने कहा जी बिल्कुल ठीक करके जनाब, ये जो है ना ये सूरत। और फिर जब उन्होंने कहा ना अरशद शरीफ की, और फिर उसके बाद जब उन्होंने इमरान रियाज की तारीफ़ की, बाकी उन्होंने नाम नहीं लिए, तो मुझे हामिद मीर पे बड़ा तरस आया, मुझे मोतीउल्लाह जान पे भी बड़ा तरस आया। ये बेचारे अब उनसे आगे जा रहे हैं, लेकिन इनका नाम क्यों नहीं लिया सहाफ़ियों की फ़हरिस्त में?
इनका नाम इनको अप्रिशिएट क्यों नहीं किया? ये सहाफ़त इस चीज़ का नाम नहीं है कि कोई रियासत के बखिए उधेड़ रहा हो तो आप उसकी भी तारीफ़ करें और उसके भी ह्यूमन राइट्स मांगें और उसके पीछे भी। सहाफ़ी अमेरिका में नहीं बैठे, वहाँ कोई नहीं रहता, वहाँ पे इराक़ से लाशें आ रही थी, किसी एक सहाफ़ी की जुर्रत हो उसने दिखाया, फिर किसी एक चैनल की जुर्रत हो उसने दिखाया, स्टेट की पॉलिसी थी। यहाँ तो 9 मई का हमले हुए लोगों ने, अब वो मैं पढ़ रहा था, देख रहा था, आपने भी देखा होगा कि बांग्लादेश में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की बरसी मनाई गई है। हाँ, एक हाल में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की बरसी मनाई गई है, कायद-ए-आज़म की शान में शायरी की गई है, वहाँ पर कायद-ए-आज़म की शान में नग़मे गाए गए हैं, उर्दू शायरी, उर्दू नग़मे भी, और ये 1971 के बाद ये पहली दफ़ा हुआ है। अब बांग्लादेशी वहाँ पर कायद-ए-आज़म की बरसी मना रहे हैं और यहाँ पर वहशी कायद-ए-आज़म की रिहाइश गाहें जला रहे हैं। ये हालात जहाँ पर हों, वहाँ अगर ये सहाफ़ी इस तरह का किसी को अप्रिशिएट करें और साथ ये भी कहें कि जनाब हमने हर उनकी कवरेज भी करनी है और उनकी जनाब एक एक बात को सुनना है और उनको अप्रिशिएट भी करना है और तनकीद हुकूमत पे और रियासत पे करनी है, फिर ऐसे सहाफ़ियों का यही हक बनता है जो अली अमीन गंडापुर ने जो कहा है। कोई नाराज़ होता है तो मैं होने दे नाराज़, लेकिन मैं बात हक की करूँगा, मैं सच बात करूँगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।